होमवर्क आपको दे रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। सर ये जो दिए हैं मटेरियल इसमें सर। कौन सा? हाँ, वो मटेरियल भी। हाँ सर, एनसीईआरटी खरीदने के मटेरियल से पढ़ते हैं सर। हाँ, तो स्टडी मटेरियल में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी है, ठीक है। यस, आपको क्या क्या इसीलिए पढ़ना नहीं है? खरीदे सर। एड जार बेट। इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता? नहीं, नहीं जी। एड और सीरियसली जिसने स्टडी मटेरियल को 2-3 बार पढ़ लिया ना, वो इसके 100% क्वेश्चन करता है, और सबसे इजी स्कोरिंग होती है। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पोर्शन पर डोमिनेट करना चाहिए। कई बार सुन लो, कई बार ये देखा गया है कि जो कुछ न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते हैं, कुछ स्टूडेंट के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे थियोरेटिकल पार्ट उनके वीक होते हैं। और जिन स्टूडेंट के थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आपका 40% पर सिलेक्शन हो जाता है यार। तो जिसका थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो स्कोरिंग में उन स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाता है जिनका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग होता है। क्योंकि देखो, दो फायदा इसका मिलता है। थियोरेटिकल पार्ट का जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और उनको करने में 2 से 3 सेकेंड लगना है, जो भी टाइम लगना है स्टेटमेंट को करने में। न्यूमेरिकल पार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद भी गलत होने के चांसेज हैं। तो इस तरह के जो भी पोर्शन है, जो भी चैप्टर है, वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। हमारा पर्पज स्कोरिंग है, ठीक है। अब जब हमारे पास टाइम होगा, ब्रीदिंग स्पेस होगा, प्रैक्टिस करेंगे, तो इन न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स पर प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम असाइनमेंट के, मॉड्यूल के, लास्ट ईयर के, एआईटीएस के, मॉक टेस्ट के तमाम टेस्ट पेपर होंगे, उनके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, उनकी भी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। बट मेरा पहले से आपको वार्निंग है कि थियोरेटिकल पार्ट में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। थियोरेटिकली जो स्टूडेंट वीक होते हैं, अच्छे होते हुए भी वो स्कोरिंग में पिछड़ जाते हैं, और जिनका थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, वो कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करते हैं। आपको फिजिक्स और मैथ के लिए भी टाइम सेव करना है। तो ये इसलिए ये मैं पहले से आपको अलर्ट कर रहा हूँ। कुछ टर्म मैं बता रहा हूँ, इन टर्म को आपके पास जो भी मटेरियल है, एनसीईआरटी है, स्टडी पैकेज है, उससे आप पढ़ोगे और इसका मतलब मुझे समझाओगे। एडजार बीट, एडजार बेंट, एडजार बेंट, एडजाप्सन, ठीक है, एबजाप्सन, ए बी, एडजाप्सन और एब्जाप्सन में क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल एडजाप्सन, फिजीजाप्सन इसको बोलते हैं, फिजिकल एडजाप्सन। केमिकल एडजाप्सन जिसको केमीजाप्सन भी बोलते हैं। केमीजाप्सन, डीसाप्सन, डीसाप्सन कोई बताएगा अभी? थोड़ा सा पढ़ने की भी आदत डालो, सेल्फ स्टडी करना भी सीखो। डीसाप्सन, ये सारे टर्म हैं, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर, सीएमसी, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन, सीएमसी। ये 10th में आपने मिसलाइजेशन पढ़ा होगा, सोप का क्लीनिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सीएमसी, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। और वॉशिंग पाउडर का, हाँ, वॉशिंग पाउडर का। जेटा पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल, ये कुछ टर्म हैं जो सरफेस केमिस्ट्री में, इन टर्म की मीनिंग आपको आनी चाहिए। जेटा पोटेंशियल, ठीक है। यस सर। पॉजिटिव कोलाइड्स एंड नेगेटिव कोलाइड्स, कब पॉजिटिव सॉल्व बनेगा, कब नेगेटिव सॉल्व बनेगा, कोलाइड्स। और क्या आपको पढ़ना है? गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर पर सिंपल से एक आधे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इन टर्म की मीनिंग पहले आनी चाहिए, ठीक है। गोल्ड नंबर आना चाहिए। ये पूरी तरह से आप मॉड्यूल से एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन आप पढ़ लोगे।
एडजार्बेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एडजार्बेंट का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। एडजार्प्शन क्या होता है, एडजार्बेट क्या होता है, एबजार्प्शन क्या होता है, ठीक है, सार्प्शन क्या होता है, डीसार्प्शन क्या होता है, एक और वर्ड आएगा सार्प्शन, सार्प्शन। फिर एडजार्प्शन में 3 कैटेगरी होगी, पॉजिटिव एडजार्प्शन, नेगेटिव एडजार्प्शन एंड सार्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजार्प्शन, केमिकल एडजार्प्शन, डीसार्प्शन, क्राफ्ट टेम्परेचर, सीएमसी, जेटा पोटेंशियल, गोल्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। नेगेटिव कोलाइड, पॉजिटिव कोलाइड, सॉल कोलाइडल में कब नेगेटिव कोलाइड बनेगा, कब पॉजिटिव कोलाइड बनेगा, ठीक है। फिक्स लेयर, फ्लोटिंग लेयर, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है। तो ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। उसके सारे कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइडल स्टेट, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। उसको सीरियसली 2 बार रीडिंग लगानी है, मेरे पढ़ाने से पहले 2 बार आपको रीडिंग लगानी है। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म को मैं डिस्कस करूंगा। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में क्या कर रहे थे, बताओ क्या क्या कर लिया था? केमिकल काइनेटिक्स में क्या किया था? सर केमिकल काइनेटिक्स में हमने सर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट रिएक्शन, सर उस पे रिएक्शन पे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे सर आपने बताया था। हाँ, और इफेक्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट बताए थे सर, रेट तो कांस्टेंट के बारे में बताए थे, हाँ। अब इक्विलिब्रियम हम कांस्टेंट इफेक्ट बताए ऑफ थे। टेम्परेचर की बात करेंगे। सेकेंड फैक्टर कौन सा लें? इफेक्ट ऑफ, सर हाँ सर आपने एक बताया था सर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सर उस पे सर आपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे सर आपने सब ये जो सर चार्ट तो आपने सर पॉइंट लगाए थे सर, आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्टेड टूवर्ड्स फॉरवर्ड, सर देखो, ये ये चारों भी सर 11th का समझ में पार्ट नहीं है, है। बट यहाँ भी पूछ दिया जाता है। देखो, मैंने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात किया था, ठीक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? द स्टेज व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वो स्टेज जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है, ऐसी स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट स्टेज व्हेन डेल्टा जी बिकम्स जीरो इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट को 10 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइम नहीं है, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिस रेट से, उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलेंगे। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा जिस रेट से, उसको रेट ऑफ बैकवर्ड बोलेंगे, ठीक है। अगर इस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन। और प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन घटाते हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। और रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन घटाते हो, बैकवर्ड। प्रोडक्ट का घटाते हो तो फॉरवर्ड। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन, तो बैकवर्ड। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन सुनिए, इफ reactant or product present in pure solid or pure liquid state, then by addition of such reactant and product there will be no shift in equilibrium, no effect। अगर reactant हमारा pure solid है, if reactant or a product is present in pure solid or pure liquid state, then no effect, no shifting takes place by addition of such reactant and product in equilibrium state। क्यों नहीं? क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। हमने तो कंसंट्रेशन की बात की। आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को ऐड करोगे, अगर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है तो उसका अमाउंट चेंज होगा, उसकी एक्टिविटी चेंज नहीं होगी, उसकी रिएक्टिविटी चेंज नहीं होगी, उसका एक्टिव मास चेंज नहीं होगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। क्या आप अलर्ट रहोगे? यस सर। हाँ,
बोलिए। सर आपने सर ये जो बता रहे थे सर कि अगर सर रिएक्टेंट का सर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये शिफ्टेड टू फॉरवर्ड होता है सर, ये सब मतलब समझ में नहीं आया सर, ये कैसे हो रहा है? ये बताओ बेटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की फॉरवर्ड रेट बढ़ेगी ना। हाँ सर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, अब रिएक्टेंट क्या होगा, मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे यस सर। होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। यस सर, समझ में आ गया सर, फॉरवर्ड ठीक है सर। रिएक्शन की रेट बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट कर गया। उस मोमेंट ठीक है। पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड, उस मोमेंट पर होगा कि नहीं। यस सर। हाँ तो सर, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड में की शिफ्ट बढ़ कर गया। जाती है। हाँ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ठीक में है सर। शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, सर आ गया फिर सर, कुछ और भी कुछ कंफ्यूजन देर बाद सुन लीजिए पूरी बात। फिर कुछ देर बाद फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। कुछ देर बाद ये इक्विलिब्रियम कुछ मोमेंट के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन फिर ये अपने आप को संभालेगा, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगी। वो कैसे, आपने तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट बढ़ गई, प्रोडक्ट का भी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट तेजी Yes, से sir. प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और जब प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बैकवर्ड की भी तो रेट बढ़ेगी। यस सर। तो कुछ देर बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड फिर रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। यानी किसी इक्विलिब्रियम में जो भी हम चेंज करते हैं उस चेंज को इक्विलिब्रियम कैंसिल आउट करता है, नलीफाई करता है। कैसे, हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएगा। कैसे, Yes, sir. रिएक्टेंट को तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यस फिर सर। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, backward में बैकवर्ड की भी product, रेट बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में जिस समय हम रिएक्टेंट को इंजेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, उस मोमेंट पर तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट किया, बट फिर कुछ देर बाद ये नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो Yes, जाएगी। बात समझ रहे हो ना। यस सर, समझ गया सर, हो गया सर। तो clear अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम में ऐड करने से रेट पर कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा, शिफ्टिंग नहीं होगी। क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम Yes, sir. स्टेट। ठीक है। यस सर। अच्छा, आप बात कर रहे हो तो पूरी बात कर लूं, टाइम तो इसी में लग जाता है। व्हेन टू आर मोर देन टू इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन सेम वेसल, सेम वेसल में अगर दो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, जैसे PCl5 गैस PCl3 गैस एंड क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा, और सेम वेसल में एक और इक्विलिब्रियम है SO2 प्लस क्लोरीन, ये कंबाइन करके बना रहा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। बोथ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन सेम वेसल। आप एक को डिस्टर्ब करोगे दूसरे पर भी इफेक्ट आएगा। चलिए अनन्या बताना, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम में, ये गैस 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 सभी गैसेज हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में हैं तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमोजेनियस बोलते हैं सर। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। अब मैंने इसमें PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कोई भी बोल सकता है PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। PCl5 तो गैस है, इसको इंजेक्ट करोगे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। फर्स्ट और सेकंड इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, फर्स्ट इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, सेकंड किधर शिफ्ट सर करेगा। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड सर। फर्स्ट Forward, किधर sir. शिफ्ट करेगा, Forward. फॉरवर्ड। यस सर। आपने PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो फर्स्ट और फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा, लेकिन सेकंड बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा सर, क्यों बैकवर्ड में जाएगा, कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो इधर क्लोरीन का क्योंकि वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया तो इसके वजह से क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। घट नहीं, जाएगा। बट इधर तो क्लोरीन नहीं है ना, ये तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2। फर्स्ट रिएक्शन में फिर अगर फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। हाँ, क्लोरीन का इधर क्लोरीन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो हाँ। फिर ये रिएक्टेंट्स यहाँ पे बढ़ गए तो ये वाला जो कंसंट्रेशन है वो बैकवर्ड शिफ्ट। ये भी बढ़ जाएगा, क्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ भी बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम वेसल में हैं। तो बोथ इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड में शिफ्ट करेंगे। यस सर, दोनों दोनों फॉरवर्ड किधर शिफ्ट करेंगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता, सेकेंड को ऐसे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड डिसोसिएट इन SO2 एंड Cl2, ठीक है। सर फर्स्ट वाला
सब फॉरवर्ड बैकवर्ड हो सेकंड जाता वाला सेकंड बैकवर्ड वाला। फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला PCL बढ़ 5 जाता आपने पर रिजेक्ट किया तो सेकंड वाला फर्स्ट बैकवर्ड हो फॉरवर्ड जाता, और लेकिन सेकंड वाला फिर बैकवर्ड हो जाता, क्योंकि बैकवर्ड में इसके जाता, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता ना, तो ये बैकवर्ड में। बढ़ जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड चला जाता। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस यस अच्छा, सर। ये बताइए अगर SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो फर्स्ट फॉरवर्ड फर्स्ट फॉरवर्ड में, सेकंड और फॉरवर्ड ये सेकंड जो किधर, सेकंड सेकंड ये सब फॉरवर्ड बैकवर्ड में चला जाएगा। सेकंड भी फॉरवर्ड में, क्योंकि जो नया Yes, sir. SO2 आएगा इस क्लोरीन को कंज्यूम करेगा, क्लोरीन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। घट जाएगा, कंज्यूम कर लेगा उसको। SO2 जो नया आएगा वो क्लोरीन से रिएक्ट करके SO2Cl2 बना लेगा ना, तो फर्स्ट तो फॉरवर्ड में, जिसका रिजल्ट होगा क्लोरीन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ भी घट जाएगा, ये भी फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा। ठीक है, चलिए एक Yes, और sir. बताइए, आइस वाटर इक्विलिब्रियम। तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन सर SO2 के रिस्पेक्ट में घट जाएगा ना सर? हाँ, SO2 के रेस्पेक्ट में घट, SO2 को हमने बाहर से ऐड किया, तो ये जो एडिशनल है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट कर गया, तो क्लोरीन कंज्यूम होगा ना, रिएक्टेंट साइड में है ना, घटेगा। जी सर। फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा तो SO2 क्लोरीन से कंबाइन करके SO2Cl2 बनाएगा, तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन भी घट जाएगा, क्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ भी घट जाएगा फर्स्ट इक्विलिब्रियम में भी। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम क्या करेगा, नहीं। क्लोरीन के कंसंट्रेशन को मतलब बढ़ाएगा, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्ट। क्लोरीन का जो घटेगा वो SO2 के रिस्पेक्ट में घटेगा, क्योंकि SO2 जब बढ़ जाएगा तो क्लोरीन का उसके रिस्पेक्ट में तो कम ही हुआ ना सर, वही पूछ रहा एक और रीजन होगा ना, जो SO2 आएगा ये इस क्लोरीन को कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूम करके Yes, ही तो sir, फॉरवर्ड consume- में शिफ्ट करेगा। फॉरवर्ड में Yes, शिफ्ट sir. करने का मतलब SO2 प्लस क्लोरीन कंबाइन करके SO2Cl2 बना लेंगे, तो क्लोरीन खर्च Yes, होगा ना, फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा। यस सर। तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ भी घट गया, इसलिए फर्स्ट इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड में और सेकंड भी फॉरवर्ड में। ठीक है, तो अगर दो इक्विलिब्रियम सेम वेसल में है, एक पर चेंज करोगे दोनों पर इफेक्ट आएगा, लेकिन तब इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉमन, अगर उसमें से एक केमिकल स्पेसीज दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो तब दोनों पर इफेक्ट होगा। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉमन नहीं है तो इफेक्ट सिर्फ एक पर होगा। अच्छा ये बताइए, आइस वाटर इक्विलिब्रियम है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, यानी 273 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, आइस वाटर आइस में भी बन कन्वर्ट होता है और वाटर भी आइस में कन्वर्ट आइस होता है, में। फ्रीजिंग भी होती है और मेल्टिंग भी Yes, होती है, सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का Freezing अंतर। फ्यूजन। अब इसमें अगर मैं आइस ऐड कर दूं तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड। नो इफेक्ट तो फॉरवर्ड, अनन्या बताइए। फॉरवर्ड। सर नो इफेक्ट क्योंकि आइस नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, बिकॉज आइस सर, इज अ कोई प्योर effect नहीं लगेगा। सॉलिड, अभी ऊपर चिल्ला Solid और कर liquid। यस सर। आइस इज अ प्योर सॉलिड, नो इफेक्ट है। कोई इफेक्ट नहीं। आइस का अमाउंट चेंज होगा, इसका एक्टिव मास नहीं चेंज होगा। वाटर ऐड कर दें, नो वही इफेक्ट, रहेगा, कुछ नहीं वही पड़ेगा। रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा सर, लिक्विड कुछ स्टेट में। नहीं, कुछ नहीं होगा, प्योर समझ लिक्विड गया। है। अच्छा अगर वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में, फॉरवर्ड में वेपराइजेशन, बैकवर्ड में कंडेंसेशन, सर वाटर बताइए। में मिलाने पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वेपर में मिलाने पे होगा सर। वेपर को बिल्कुल। इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो सर बैकवर्ड और तो फॉरवर्ड नहीं हो इक्विलिब्रियम सकता है। शिफ्ट करेगा, क्योंकि वेपर गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। अगर वेपर को इंजेक्ट करोगे तो बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, वेपर को बाहर निकालोगे तो फॉरवर्ड में shift फॉरवर्ड में करेगा सिर्फ। फॉरवर्ड में कर जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट, इसमें अलर्ट रहना है। सीधी सी बात है, बेसिक बातें हैं, 11th का पोर्शन है। जब भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं बैकवर्ड Backward शिफ्टिंग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाएंगे फॉरवर्ड Forward शिफ्टिंग, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे बैकवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड स्टेट में है तो नो शिफ्टिंग, ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम में ऐड करने पर। व्हेनेवर 2 or more than 2 equilibrium present in same vessel and one of the reactant or product is common, then by changing concentration of any equilibrium, effect of second equilibrium is also observed। सेकेंड पर भी इफेक्ट देखा जाएगा। तो ये सारे इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन
इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बताइए कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट था? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n। अगर n पॉजिटिव and है, the order of n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर n पॉजिटिव था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी। बढ़ जाती है सर। और अगर n जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई effect नेगेटिव नहीं रहेगा तो पड़ेगा। घटेगा। और n अगर निगेटिव है तो रिएक्टेंट का घटेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट घटेगी। अगर n घट की जाएगी। वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन डबल करोगे रिएक्टेंट का रेट डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है, कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। n की वैल्यू 3 है, कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इससे ऑर्डर भी पता चलता है। कई बार स्टेटमेंट ऐसे पूछे जाते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया, रेट डबल हो गई, बताओ उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं, बताओ उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, नो मेरी चेंज। बात समझ रहे हो ना? तो Yes, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट कांस्टेंट K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन टर्म हमारा है ही नहीं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन KC, KP, KX, नो KB, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, KH, KSP, KW, ये जितने हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नो इफेक्ट। ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट अभी आपने देखा। तो ये चारों बातें मैं एक जगह क्यों बता रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। एग्जामिनर कई बार उसको पता है कि आप इंटरमिक्स कर देते हो, पूछा जाता है कुछ और बता देते हो कुछ और, इसलिए ये चारों बातें एक जगह करना। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पे ही सर ये कर रहा है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन पर ही कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो रहा है, बाकी इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी तो इफेक्ट हो रहा है ना। यह या सर इक्विलिब्रियम स्टेट है, बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं। इसको मैं एक जगह कंक्लूड करूंगा, जब सारे पहले डिस्कस कर लूंगा ना, तो एक टेबल बनाकर एक जगह उसको फाइनली कंक्लूड करूंगा। अब बताइए किसकी बात करूं? सर नया आपके कुछ पढ़ाने वाले थे। टीचर किसका नया इफेक्ट? शुरू कर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ जितने स्टार बना सकते हो, बनाओ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। सुपर एंड सुपर इम्पोर्टेंट टेम्परेचर का इफेक्ट। कम से कम 5 दो से स्टार तो ज्यादा। बनना ही चाहिए। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलत करके आते हैं, अगर वो लॉजिकली स्ट्रांग नहीं हैं तो सिर्फ किताबी बातें पढ़ते हैं और किताबी न्यूमेरिकल करते हैं तो। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले किस पर बात करूं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन increases with increasing temperature टेम्परेचर for both endothermic and exothermic। ये पहली लाइन में लिख दूं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये लाइन गलत है या सही है? मैं एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैंने लिखा है तो सही होगा। मैं एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, with increasing temperature rate of endothermic reaction increases and exothermic reaction decreases, is it correct? ये स्टेटमेंट सही है। करेक्ट है? सभी लोग बताएंगे बेटा, सभी सही है लोग सर। पार्टिसिपेट करेंगे। सही है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट बढ़ती है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट घटती है। ये करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनका इनकरेक्ट। सभी लोग इनकरेक्ट, सभी नहीं लोग सर। कह रहे हैं इनकरेक्ट। नहीं सर।
अंजलि मिश्रा बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट? सर रिपीट कर करेक्ट दीजिए। है बेटा जो समझ में आए बोलना है। करेक्ट सुधांशु, सर करेक्ट या टेम्परेचर इनकरेक्ट? बढ़ाने एंडोथर्मिक से सर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा सर, एक्सोथर्मिक नहीं सर होगा। फिर से नहीं, बोलिए एक मैं बार। फिर से एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। हाँ सर करिए जल्दी With increasing temperature, rate of endothermic reaction increases and exothermic reaction decreases. मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट बढ़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट घटती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है सर। करेक्ट या इनकरेक्ट बोलो, सही है। किसी एक साइड जाओ। इनकरेक्ट सही है सर। सर इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है सर। अभिषेक कह रहे हैं इनकरेक्ट, सुधांशु करेक्ट, अंजलि करेक्ट, अनन्या ने भी करेक्ट बोला था। सर एक बार फिर बोल दीजिए। कब से इनकरेक्ट अब मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रेट घटेगी। कोई इनकरेक्ट लग रहा है। नहीं सर। अनन्या है फिर सर। से एक बार आपको मौका दे रहा हूँ, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट सर, इनकरेक्ट अनन्या व्हाई इनकरेक्ट? सर बिकॉज जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड रेट बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रेट बढ़ जाती है। वेरी But गुड, rate तो वेरी बढ़ती गुड, है। वेरी गुड। वही मैं भी कहना चाहता था सर। अभिषेक और अनन्या दो लोगों ने, अनन्या ने पहले जल्दी में बोल दिया था करेक्ट। ये स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट मैं है। शुरू से इनकरेक्ट ही हूँ। नहीं, पहले आपने शायद करेक्ट बोला था अनन्या। यस सर नो पहले सर, कर वो बोली थी वो। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए बोला था जो आपने लिखी थी। जो यस जो मैंने लिखी थी वो करेक्ट है बेटा, गुड, सही। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर बोथ इंडो एंड एक्सो। लेकिन ये लाइन शायद आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंडो पर अलग इफेक्ट और एक्सो पर अलग इफेक्ट होता है। बेटा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विषय में आपने पढ़ा था, Kc, Kp, Kx। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंडो के लिए इनकी वैल्यू बढ़ती है और एक्सो के लिए घटती है। आपने इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम इंडोथर्मी की तरफ शिफ्ट करता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो एक्सोथर्मी की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो इस लाइन को कंफ्यूज कर देती हैं, और एग्जामिनर ने कई बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट से ये स्टेटमेंट लिखकर गलत करवाया है। वो ऐसे लिखा है जो मैंने बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड दैट ऑफ एक्सोथर्मिक डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप बिल्कुल कन्विंस हो जाते हो, एग्जामिनर सही कर रहा है, इंडो के लिए बढ़ता सही है, है और सही है। एक्सो के लिए घटता है। बट ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, जो लिखा हूँ वो सही है। यस सर। मैंने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर बोथ इंडो एंड एक्सो, दोनों के लिए रेट बढ़ता है, दोनों के लिए रेट बढ़ता है। क्यों रेट बढ़ता है इसका मैं 3-4 एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। जब भी रिएक्शन रेट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोर नंबर ऑफ Collision बढ़ेगा। मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन आर दोज कोलिजन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्शन की रेट बढ़ती है वेदर रिएक्शन इज एक्सो और इंडो। और अनन्या ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम इंडोथर्मी की तरफ शिफ्ट करता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक बैकवर्ड में शिफ्ट करता है। यानी रेट तो दोनों की बढ़ती है। बात समझ रहे हो? देखो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आर्हीनियस रेट इक्वेशन, जितने आर्हीनियस बेस रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट K इक्वल टू, इससे समझिए आप, K इक्वल टू A e⁻⁻ EA/RT। इससे पूछिए, इससे पूछिए। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया था मैंने? रेट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर n, यही है। ये बताइए अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। K क्या है? रेट कांस्टेंट है ना, और Yes, यहाँ sir. K क्या है? रेट कांस्टेंट है। अब बताओ, Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम बताओ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो ये जो बताओ सर तो टेम्परेचर बताओ तो घट जाएगा ये बाई आर टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड जाएगा, मैग्नीट्यूड घट घटेगा, जाएगा डिक्रीज मैग्नीट्यूड करेगा। घटेगा तो ये इसकी मतलब पावर तो पावर निगेटिव है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी सर, increase निगेटिव जाएगी। पावर अगर घटेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगी, हमको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। इस रेट इक्वेशन से आप पूछिए, आर्हेनियस ने दिया था, आर्हेनियस रेट इक्वेशन। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बाई आर टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा। पावर निगेटिव है, निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड अगर घटेगा तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी। इसमें के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट हमेशा बढ़ती है, वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज, वेदर रिएक्शन इज एक्सो और इंडो। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या इंडोथर्मिक है, रेट हमेशा बढ़ेगी। इसका मैं एक्सप्लेनेशन एक जगह और दूंगा। क्या सभी लोग कन्विंस हुए या अभी भी Yes, इस sir. बात में फंसे हुए हैं कि इंडो पर अलग इफेक्ट होता है, एक्सो पर अलग इफेक्ट? सर ये आर्हेनियस रेट इक्वेशन से पूछिए कि सर ये बताइए के अगर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा। हाँ बोलिए। यस सर, ऐसे तो सर टेम्परेचर सर बढ़ाने भी सर इंडोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है और टेम्परेचर घटा देते तो एक्सो होता है। हाँ और सर तो ये वो सही है ना शिफ्टिंग सर? का अलग रीजन है, वो शिफ्टिंग का अलग रीजन है। रेट टेम्परेचर घटाने पर दोनों की घटती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों की बढ़ती है। के एफ और के बी दोनों बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन इंडो की अच्छा, रेट मतलब सर इंडो का ज़्यादा बढ़ता है और एक्सो का कम घटता है। ये एक्चुअली जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी है, ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी, ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी है। रिक्वायर्ड एनर्जी का मतलब हमेशा पॉजिटिव एनर्जी है, कभी भी रिलीज नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू शो इफेक्टिव कोलिजन, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। एडिशनल एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड ओवर द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ बोलिए। सर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सर जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है फॉर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये भी इंक्रीज करती है सर? हाँ बिल्कुल। दोनों इंक्रीज ये करेंगी। बताओ रिएक्शन इंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, रिएक्शन कब होगा? तो टेम्परेचर पे मतलब इंक्रीज जब इफेक्टिव कोलिजन शो करेगा। अब देखो यही बताने के लिए हमको जाना पड़ेगा 11th में जाना पड़ेगा। इस तरह की डिजाइन आपने देखी थी, मैं पूरा फिगर बना रहा Yes, हूँ और sir, ध्यान clearly. से ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या है और ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो एक रिलेशन बताओ, हम क्या लिख सकते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दिस प्लस एक्टिवेशन reactant. एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, इन दोनों का सम ही तो है। Yes, ठीक sir. है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी दिस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये है और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, इट इज आल्सो इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब इसको रीअरेंज करो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को इधर ले गया और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड को इधर लाया। दिस इज इक्वल टू
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। क्या इस रिलेशन से आप कन्विंस्ड हो? अगर इंथैल्पी निगेटिव आती है, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है, इफ डेल्टा एच इज निगेटिव, तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या होगा? इंडोथर्मिक। ये तो आप जानते ही हो ना। यस सर। इस डिजाइन को देखकर बताओ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सो है या इंडो है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड में रिएक्शन इंडो है या एक्सो है? यार रिएक्टेंट की इंथैल्पी इतनी थी और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसकी इंथैल्पी कम हो गई। HP इज लेस देन HR। एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं? डेल्टा H क्या है? निगेटिव। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक। यस और बैकवर्ड क्या है? इंडोथर्मिक। फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड इंडो। एंडोथर्मिक। ठीक है, अब जरा समझिए इस बात को, टेम्परेचर का इफेक्ट ध्यान से। सेम वेसल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हैं। सेम वेसल के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट हैं। ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। क्या उस वेसल में प्रेजेंट हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होगी? बोलो। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़े हो 11th में गैसियस स्टेट में? किसी वेसल में प्रेजेंट सारे गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम होती है? यस सर। यस। यस सर। जैसे एनर्जी सेम होगी यार, वेलोसिटी सेम तो काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे होगी? वो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप करते हो ना। किसी वेसल में प्रेजेंट हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम अलग रहेगी। आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर एवरेज सेम होगा बाकी। तो जब वेलोसिटी डिफरेंट है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। यस। वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी वेसल में प्रेजेंट सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? इधर ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, ये क्रॉस वाले कौन है? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब जरा ध्यान देना, ये प्रोडक्ट की एवरेज इंथैल्पी मैंने लिखा है, ये एवरेज इंथैल्पी प्रोडक्ट की ये है। तो ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैं इस साइड में और इधर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। ध्यान देना, रिएक्शन फॉरवर्ड में भी हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान देना, ध्यान से समझना। किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, उस रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ग्रेटर होना चाहिए। ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हुज मिनिमम एनर्जी इज आइदर इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। सिर्फ वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ग्रेटर होगी। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, कोलाइड तो वो भी करेंगे, ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, बट इनका कोलिजन बेकार जाएगा। इसको बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। दोज रिएक्टेंट, दोज कोलिजन या कोलिजन ऑफ दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, सच कोलिजन्स आर नोन एज इनइफेक्टिव कोलिजन। ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर से नीचे हैं, इस बैरियर से नीचे हैं, कोलाइड तो ये भी करेंगे, ये भी कोलाइड करेंगे, बट क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की पहली शर्त है कि उस रिएक्टेंट के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड के बराबर। इस बैरियर को पार करना है। उस बैरियर को कौन पार कर पाएगा? जिसकी एनर्जी इस बैरियर से ज़्यादा है। लेकिन जिन रिएक्टेंट की एनर्जी इससे कम है, क्या इस बैरियर को पार कर पाएंगे? क्या वो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे? नहीं, इनइफेक्टिव कोलिजन। तो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, लेकिन क्या सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे? नहीं। नो सर। सिर्फ वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे जो इस एनर्जी बैरियर से ऊपर हैं।
जिनकी मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ग्रेटर है। बाकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन बेकार गया उसको इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया उनको इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। सेम हैपनिंग प्रोडक्ट के साथ भी होगी। प्रोडक्ट के भी वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ग्रेटर है। ग्रेटर है तो और अच्छी बात है। क्या प्रोडक्ट के वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो पाएंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है? नो सर। इस कोलिजन को भी No, हम क्या sir, नहीं हो बोलते हैं? पाएंगे। इनइफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन। ये बात तो सिंपल सी बात है, इनइफेक्टिव कोलिजन। और ये वाला कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलते हैं? दोज कोलिजन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट या Product. प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। जिनका कोलिजन बेकार गया, ठीक है, वो इनइफेक्टिव हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे सपोज करिए ये जेई की कट ऑफ है, ये क्या है जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जेई की कट ऑफ है। यही कट ऑफ है। ठीक है, इंजीनियरिंग ठीक है। कॉलेज में कौन जा पाते हैं? जिनका मार्क्स इस कट ऑफ से ऊपर है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। क्या इन्होंने 40% एग्जाम नहीं ऊपर दिया था? जिनका मार्क्स Yes. कट ऑफ से नीचे है एग्जाम तो इन्होंने भी दिया था, कैपेबिलिटी Yes, रीजनिंग sir. इनका एग्जामिनेशन तो बेकार गया, इनइफेक्टिव हो गया। और जिनका Yes, sir. मार्क्स कट ऑफ से जेई कट ऑफ से ऊपर है वो तो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, तो उनका कोलिजन क्या हुआ? इफेक्टिव। यानी आपको अपने नॉलेज का लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी कट ऑफ से ऊपर रखना है। अब बहुत सारे ये स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ ऊपर भी हैं, लेकिन जो ऊपर हैं उनको ये लेवल ये मेंटेन करने के लिए कम से कम 5 घंटे डेली पढ़ने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर हैं इस लेवल को मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट ईयर यहाँ रहना पड़ेगा, जेई एग्जामिनेशन डे तक यहाँ रहना पड़ेगा, और यहाँ इसको लेवल को मेंटेन करने के लिए कम से कम 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और जो इसके नीचे हैं उनको अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, आपके नॉलेज के लेवल को बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, सबके लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हर स्टूडेंट के पास इनिशियली कुछ ना कुछ नॉलेज है, हर रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसको इंथैल्पी ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। अब उस रिएक्टेंट को कितनी और एडिशनल एनर्जी चाहिए जिससे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी इस बैरियर को पार कर जाए? दिस एडिशनल रिक्वायर्ड एनर्जी ओवर द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू शो इफेक्टिव कोलिजन, रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, या द एडिशनल एनर्जी ओवर द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। द एडिशनल एनर्जी required to show effective collision over the enthalpy of reactant is known as activation energy। देखो एक्टिवेशन एनर्जी ये पूरी एनर्जी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। हर रिएक्टेंट के पास यार पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब उसको कितनी और एनर्जी दे दी जाए जिससे वो इस बैरियर को पार कर जाए, वो एडिशनल रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हम एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमने ये लिख दिया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, बट वास्तव में क्या हर मॉलिक्यूल को अलग अलग क्या सेम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? सबको अलग अलग चाहिए। जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, देखो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर है इसको बस इतनी एनर्जी चाहिए, जो यहाँ पर है उसको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, जो यहाँ पर है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्या क्लास में बैच में सबके नॉलेज का लेवल सेम है? नहीं। नो तो सर। जिसके नॉलेज का सर। लेवल कम है उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है बैरियर को पार करने के लिए, और जो पहले से काफ़ी अच्छा उसको थोड़ा सा और एक्टिवेशन, मेंटेन। और जो इससे ऊपर है उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि पढ़ाई बंद कर दें हम यहीं बने मजा रहेंगे, धड़ाम से नीचे आओगे। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, 5 आवर्स, 5 घंटे उसको मेंटेन करने के लिए। ऊपर जाना है तो आप सोच लीजिए, उसमें ऐड करती जाइए जितने एडिशनल पढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केमिस्ट्री कह रही है, ये मॉलिक्यूल कह रहे हैं। साइन। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। इस बैरियर को ही छोटा कर दिया जाए। अगर इस बैरियर को छोटा कर दिया जाए, ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कट ऑफ है, इस कट ऑफ को अगर
छोटा कर दिया जाए। ये कब ऐसा हो सकता है? जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ जाए, नंबर ऑफ सीटें बढ़ जाएं, तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अब वो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे जो जो पहले सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। जब हाई मेरिट गई थी, कट ऑफ हाई थी, तो ये वाले स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन अगर कट ऑफ नीचे चली गई तो ये भी तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा काम करता है कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट यही काम करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? इस बैरियर को छोटा कर देता है, रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी को कम कर दिया। अब बताओ, अब बैरियर छोटा हो गया, तो अब बताइए यहाँ से मॉलिक्यूल की ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, अब इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एवरेज एक्टिवेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब जो मॉलिक्यूल इस न्यू बैरियर से ऊपर है, अब ये भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने बैरियर को ही छोटा करके रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा दिया। देखो, कैटलिस्ट यूज करने से कोलिजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट के एब्सेंस में जितने कोलिजन हो रहे थे, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी सेम नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। बट कैटलिस्ट यूज करते ही इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ गई, इन इफेक्टिव कोलिजन की संख्या घट गई। कोलिजन तो अभी भी सेम रहा, क्योंकि जो पहले इन इफेक्टिव कोलिजन हो रहा था इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब वो भी इफेक्टिव कोलिजन होने लगेगा। तो कैटलिस्ट का ये रोल होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके इस रिक्वायर्ड बैरियर को छोटा कर दिया। अब मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ भी सेम हैपनिंग। क्या ये पॉजिटिव कैटलिस्ट ने सिर्फ रिएक्टेंट के लिए बैरियर छोटा किया? प्रोडक्ट के लिए भी तो छोटा किया। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद सेम एक्सटेंट। फॉरवर्ड के लिए जिस रेट में एक्सटेंट से घटाया, बैकवर्ड के लिए भी तो उसी एक्सटेंट से घटाया, तो बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट उसी रेट से बढ़ेगी। यही रीजन है कि जब हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वली इंक्रीज होते हैं। हर मोमेंट पर ये बराबर होते हैं, दोनों सेम रेट से दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं, बट स्टिल दे आर इक्वल। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ गया उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ा, बट ये बराबर तो रहेंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं चेंज होती है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं चेंज करता है, बट पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट को बढ़ा दिया, दोनों की रेट को बढ़ा दिया। कन्विंस हो पा रहे हो इन बातों से? तो कैटलिस्ट ने इस बैरियर को छोटा कर दिया। और मुझे तो बताना था टेम्परेचर के विषय में। अब टेम्परेचर का रोल देखो। अगर इस वेसल को मैं हीट करूंगा तो सेम वेसल में रिएक्टेंट भी हैं और प्रोडक्ट भी हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब दूसरा तरीका यह है कि मेडिकल कॉलेजेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेज में सीटें तो नहीं बढ़ रही हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यूपी में बढ़ी है सर, जो मैं मान रहा हूं। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाएं, इस बैरियर को पार करें। यस सर, क्रॉस करने और के लिए। बैरियर को पार करने के लिए हम अपने नॉलेज का लेवल बढ़ाएं, मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? जब उनको हम हीट देंगे, जब उनको हम गर्म करेंगे, जब उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या सिर्फ रिएक्टेंट की बढ़ेगी? प्रोडक्ट की भी तो बढ़ेगी, दोनों की काइनेटिक बढ़ जाएगी। दोनों मॉलिक्यूल, इस मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब इस बैरियर से ऊपर आ गए। पहले 100 मॉलिक्यूल थे, तो अब इस बैरियर से ऊपर 150 मॉलिक्यूल आ गए। ये भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर 100 थे तो अब ये भी 150 हो गए। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दोनों का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, दोनों इस बैरियर से ऊपर आते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैरियर से ऊपर आते हैं, दोनों के इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, दोनों की रेट बढ़ती है, दोनों की रेट बढ़ती है। जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या था? एक्सो, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या था? एंडोथर्मिक। रेट तो दोनों की बढ़ रही है, लेकिन रेट तो दोनों की बढ़ रही है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दोनों इस बैरियर से ऊपर जाएंगे, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, दोनों की रेट बढ़ेगी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, रेट हमेशा बढ़ती है।
कोलिजन थियरी यही कहती है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन एक्सो हो या इंडो, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिना कोलाइड हुए होते हैं? क्या No, sir. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोलिजन नहीं होता है? क्या एक्सोथर्मिक sir. में भी तो वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट Yes, होंगे, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर होगी, तो उनको भी जब हीट करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बैरियर से ऊपर आएंगे, उनकी भी तो रेट बढ़ेगी। हाँ, प्रोडक्ट बनने के दौरान वो नेट एनर्जी रिलीज करते हैं, और इंडोथर्मिक जो होते हैं प्रोडक्ट बनने के दौरान वो नेट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इंडोथर्मिक हो गया। लेकिन दोनों की एनर्जी बढ़ती है, दोनों का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, दोनों की रेट बढ़ती है। तो आई थिंक अब आप कन्विंस हो गए होंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स 11th में आपने पढ़ा था, ये मैंने रिलेशन बताया। तो देखो, दो का इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो डिजाइन है, जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो ये बैरियर हमारा छोटा हो गया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट बढ़ गई, और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी को बढ़ा दिया। देखो, दो तरीका होता आगे निकलने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे निकलने के लिए दूसरे को पीछे कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे निकलने के लिए खुद अपनी लाइन को बड़ा करते हैं, दूसरों की लाइन को छोटा नहीं करते हैं। टेम्परेचर ने क्या किया? यस सर। आगे निकलने के लिए अपनी एनर्जी को बढ़ाया, बैरियर को उसने छोटा नहीं किया। और कैटलिस्ट ने क्या किया? अपनी एनर्जी को सेम रखा, बैरियर को छोटा कर दिया। इस बैरियर जिसको पार करना है, कट ऑफ को, उसने छोटा कर दिया। तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर का ये रोल होता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट दोनों की बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर irrespective of the fact whether reaction is exothermic or endothermic. तो rate of reaction always increases with increasing temperature whether reaction is exothermic or endothermic. ये लाइन आपके पास होनी चाहिए। मुझे डर है कि आप 10 दिन बाद फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जो बहुत अच्छे नंबर के साथ सेलेक्ट होते हैं वो भी इन लाइनों को गलत करके आए। सर इंडो 100 में मैं कंफ्यूज हो गया, इंडो 100 में मैं कंफ्यूज हो गया। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों इंक्रीज कर जाएगा, दोनों रेट दोनों की बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन इंडो हो या 100 हो, दोनों की रेट बढ़ेगी। वेदर रिएक्शन, क्यों दोनों की रेट बढ़ेगी? दोनों का कोलिजन बढ़ेगा, दोनों की एनर्जी बढ़ेगी, 100 हो या इंडो हो, दोनों का इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, दोनों की रेट बढ़ेगी। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? दोज कोलिजन इन विच रिएक्टेंट चेंजेज इनटू प्रोडक्ट is known as reactant. यस सर। इफेक्टिव कोलिजन। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो रिक्वायर्ड कंडीशन, एक तो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर होना चाहिए, और एक और कंडीशन है रिक्वायर्ड, प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, दोनों के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, लेकिन इनको हेड ऑन कोलाइड करना पड़ेगा। हेड ऑन कोलिजन जानते हो ना? आमने सामने की जब टक्कर होगी, आमने सामने की टक्कर, तो इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। तो ये इफेक्टिव कोलिजन होता है। ठीक है, कोलिजन तो ऐसे भी होता है, एक पीछे जा रहा है और इसके पीछे से एक आ रहा है और इससे कोलाइड कर गया, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर पीछे से ठोक दिया। तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। आमने सामने से जब टक्कर होगी तो उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे आपने SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा। SN2 रिएक्शन में जब किसी अल्काइल हैलाइड को, ये एक अल्काइल हैलाइड है हेलोजन, इससे ये हाइड्रोजन अटैच है, ये मिथाइल अटैच है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है। ये जो हैलोजन अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी है, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। हाँ, तो ये हैलोजन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल चाहे जितनी एनर्जी के साथ सामने से अटैक करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। किधर से अटैक करना पड़ेगा? बैक साइड से। SN2 रिएक्शन में पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट आती है, अगर आप जानते हो तो। हैलोजन यहाँ से लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, और हैलोजन डी अटैच हो रहा है। लिविंग ग्रुप है ये, और ये अटैकिंग ग्रुप है। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये मिथाइल है, ये दोनों हाइड्रोजन है। ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होता है?
वाल्डन इन्वर्जन, ये इधर शिफ्ट कर जाते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हो, जल्दी बोलो। अब ये न्यूक्लियोफाइल डैश लाइन से नीचे से पीछे से आकर जुड़ा, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया, जिसको इन्वर्जन बोलते हैं। SN2 मैकेनिज्म में यही होता है। ये बाई मालिकुलर सिंगल स्टेप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन इज बाई मालिकुलर सिंगल स्टेप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सिंगल स्टेप में हुआ। यहाँ ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल ये रिएजेंट है, रिएजेंट, और ये सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। यस सर। ये न्यूक्लियोफाइल चाहे जितनी एनर्जी लेकर सामने से अटैक करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। जब ये पीछे करेगा तो- न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तभी रिएक्शन हो जाएगा। तभी रिएक्शन होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का ये मतलब होता है। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। एक कंडीशन मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड की है, ये बराबर या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर है तो और अच्छी बात है। और दूसरी कंडीशन प्रॉपर ओरिएंटेशन या हेड ऑन कोलिजन, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो दोज कोलिजन इन विच रिएक्टेंट हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड व्हेन कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, दोज कोलिजन इन विच रिएक्टेंट चेंजेज इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है और प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड किया, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ऐसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। और बाकी जो कोलिजन हुआ, कोलाइड तो सभी करेंगे, एग्जाम तो सभी देते हैं, सभी एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं और कुछ वापस आ जाते हैं, तो उसको इनइफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे। तो आपके हाथ में क्या है? बस ये एक्टिवेशन एनर्जी गेन करना। और मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. आपको Knowledge एक्टिवेशन दे रहे हैं, एनर्जी दे रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको इस बैरियर से ऊपर लाने में। यस सर। ठीक है, आपके बस में नहीं है कैटलिस्ट वाला रोल कि हम कट ऑफ मेरिट को ही डाउन कर दें, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज sir. की संख्या बढ़ गई, सीटें बढ़ गई, तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। अभी तो पार्टिसिपेंट कम हो गए तो पार्टिसिपेंट कम हो गए तब भी कट ऑफ नीचे आ जाती है। तो ऐसी ये रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं कोलिजन थियरी। दिस इज कोलिजन थियरी। कोलिजन थ्योरी। इस पर भी, हाँ कोलिजन थियरी, इस पर भी ये दिया। यहीं से मॉलिक्यूलरिटी वगैरह, ऑर्डर वगैरह हम देखेंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट या इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। यस। सेम टाइम में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, साइमल्टेनियस कोलिजन को हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है तो आई थिंक अब आप कन्विंस हो गए। ठीक है, और ये रिलेशन हमेशा आपके सामने होगा। तो जब भी आपको पूछना है टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर और रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो ये इक्वेशन आपको बताएगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये अपॉन RT का मैग्नीट्यूड घटेगा, पावर निगेटिव है तो K की वैल्यू बढ़ेगी। 10⁻⁻² बड़ा होता है या 10⁻⁻4 बड़ा होता है? -2। तो निगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड घटेगा तो वैल्यू -2 बड़ा बढ़ेगी ना। तो -2 बड़ा होगा ना, तो K की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड इसका घट जाएगा, E/RT। पावर नेगेटिव है इसलिए K की वैल्यू बढ़ जाएगी। इक्वेशन कह रहा। और K बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी। यहाँ कहाँ लिखा गया है कि एक्सो है या इंडो? एक्सो हो या इंडो हो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी है, एब्जॉर्ब एनर्जी है। देखो फॉरवर्ड में भी एब्जॉर्ब हो रही है और बैकवर्ड में भी रिक्वायर्ड है, जबकि फॉरवर्ड 100 है और बैकवर्ड क्या है? इंडो है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी है, एनर्जी डिमांड है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो रिएक्शन 100 हो या इंडो, दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, साइन यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा। मैथमेटिकली आपको चीज़ों को सोचना चाहिए, स्टेटमेंट पर सिर्फ डिपेंड है। स्टेटमेंट लिख कर रटना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये मेडिकल वाले ऐसा करते हैं, इंजीनियरिंग वाले नहीं।
तो आपने देखा रिएक्शन रेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट, रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इंक्रीज करें। अच्छा, लेकिन एक और बात मैं कहूँगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट कैसे बढ़ती है, प्री एक्सपोनेंशियली। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट कैसे बढ़ती है, जो रेट और के में कर्व होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर में कैसा कर्व होगा आर्हेनियस बेस्ड रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता है। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of reaction increases pre-exponentially। ठीक है, वो ये कहाँ से पता चला, आर्हेनियस रेट इक्वेशन से, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। टी बढ़ाओगे तो K प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ना, लिनियरली नहीं। तो जितने आर्हेनियस बेस्ड रिएक्शन हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ये भी आपसे पूछता है तो बढ़ती तो है, लिनियरली बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कैसा कर्व होता है, तो ये ऐसा कर्व होगा। वेदर रिएक्शन इज एक्सो और इंडो, एक्सो हो या इंडो हो, दोनों के लिए प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, एक्सो और इंडो। ये क्लियर कर दिया। बट ये केमिस्ट्री है, 99% केसेज में तो ऐसा होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट बढ़ती है। बट मत बढ़ती भूलो, है सर, बट मत भूलो ये भी है सर। एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, और उन एक्सेप्शंस की तरफ सर एक्सेप्शन बहुत हैं, सर एक्सेप्शन बहुत है, एक्सेप्शंस बहुत हैं। अब मैं उन एक्सेप्शंस की बात थोड़ा कर लूँ, क्योंकि एग्जामिनर एक्सेप्शंस की तरफ स्पेशल अटेंशन रखता है। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनके रेट और टेम्परेचर में ऐसा कर्व आता है, रेट और टेम्परेचर में ऐसा कर्व, यानी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट मैक्सिमम है। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पर रेट क्या है, हमारी मैक्सिमम है। आप बताइए, ऐसे कुछ रिएक्शन आप सोचिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, प्रोटीन का फॉर्मेशन, डाइजेशन केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन में प्रोटीन अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होता है। यस सर। पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन 37 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर पर डाइजेशन की रेट मैक्सिमम होती है। अगर 37 से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाइजेशन की रेट घट जाएगी, 37 से टेम्परेचर कम है तो डाइजेशन की रेट भी घट जाएगी। यानी इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइमेटिक रिएक्शन जितने भी हैं, एंजाइम हमारे मोस्ट एक्टिव होते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, जहाँ पर एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है, ये जितने भी रिएक्शन होते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इनकी रेट क्या होती है, मैक्सिमम। क्या आप कन्विंस हुए? तो क्या ये आर्हेनियस रेट इक्वेशन को ये रिएक्शन, यस सर। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज प्री एक्सपोनेंशियली, ये स्टेटमेंट ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन कह दिया, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट गलत है सर। इन जनरल जितने आर्हेनियस बेस्ड रिएक्शन हैं जो कि 99.99% हैं, वो प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। रेट भी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट भी प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और रिएक्शन देखते जाइए। हमारी बॉडी में जितने बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उनका ऐसा कर्व मिलता है। ठीक है, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन एक रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन सा रिएक्शन? जब किसी अल्कीन को, जैसे इथीन को हाइड्रोजिनेट करते हैं, हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट, तो अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है ना। 11th में पढ़ा था ना, सबातियर सैंड्रेंस रिएक्शन।
यस यस सर। अरे आयल को Yes, फैट sir. में कन्वर्ट किया, आयल को फैट में कन्वर्ट किया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड में, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। सबातियर सैंडरेंस रिएक्शन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट के सरफेस पर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। इस रिएक्शन की भी रेट और टेम्परेचर में ऐसा कर्व होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम होता है और उस टेम्परेचर पर हाइड्रोजिनेशन की रेट मैक्सिमम होती है। हाइड्रोजिनेशन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, अच्छा हाइड्रोजिनेशन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक? अगर आपके पास कंसेप्ट होता तो आप तुरंत बोलते, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑल एडिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ा गया, कमजोर बॉन्ड तोड़ा जा रहा है और बदले में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कम एनर्जी इसको Exothermic होता तोड़ने है। के लिए रिक्वायर्ड होगी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो हाइड्रोजिनेशन एक्सो होता है या इंडो? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजिनेशन पर थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है, रिलीज एनर्जी होती है। जब भी कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है, तो एक्सोथर्मिक होता है। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। 3-4 बातें इसके लिए याद रखो। और ये सिन एडिशन होता है। मैं क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं, इसी में तो मैं पिछड़ जाता हूं। सिन एडिशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होता है। ये आर्हेनियस रेट इक्वेशन को डिसओबे करता है। आर्हेनियस का रेट इक्वेशन क्या है? के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या इसको ओबे किया इसने? नहीं। ये तो कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा तो रेट भी प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट मैक्सिमम, ठीक है। बताओ डाइजेशन हमारा समर सीजन में बढ़ जाता है डाइजेशन या घट जाता है? घट जाता है। घट जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि गर्मी के दिनों में खाना कम खाना चाहिए, डाइजेशन। ये सुना है ना लोगों से, यस सर। उसके पीछे ये रीजन है। और बहुत तेज अगर ठंड पड़ रही है या आपको ठंड हाँ, लग गई, तब भी ज़्यादा खाना चाहिए। आपका डाइजेशन अपसेट हो जाता है। लो टेम्परेचर होगा तब भी डाइजेशन कम हो जाएगा और हाई टेम्परेचर होगा तब भी डाइजेशन की रेट इफेक्ट होगी। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर डाइजेशन की रेट क्या होती है? कम होती है, Maximum। इक्वल होती है, इक्वल होती है। ठीक है। मैक्सिमम होती है। तो सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इनको हम कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के लिए ऐसा कर्व आएगा। किसके बीच? रेट और टेम्परेचर, टाइम नहीं है, टेम्परेचर। किसके लिए? ऑल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल का मतलब समझते हो? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ध्यान से अब यहाँ कंसंट्रेट करिए। सिर्फ आपका मॉड्यूल और आपकी तब 12-15 एनसीईआरटी यहाँ से नहीं क्लास काम है। आएगी। यहाँ सिर्फ आपका मॉड्यूल और एनसीईआरटी काम नहीं आएगी, इसलिए ध्यान दीजिए। सर टाइम हो गया तो सबसे क्लास होने वाला। टाइम हो गया? तब 12-15 पे क्लास है, 12-15 पे। हाँ, मेरी भी क्लास है। फोटोकेमिकल Yes, sir. रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा कर्व मिलता है रेट एंड टेम्परेचर में। और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? बिल्कुल। फोटोकेमिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन, फोटोकेमिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन सुनो, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी ऐसा कर्व होता है। किसमें? रेट एंड टेम्परेचर में। तो आई होप ये सारे एक्सेप्शंस आपको याद रहेंगे, समझाऊंगा अगले क्लास में। और एक रिएक्शन ने तो अति कर दी, टेम्परेचर के साथ रेट घटती है। रेट और टेम्परेचर में ऐसा कर्व किसके साथ? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2 मोल NO, NO2। इसके फॉर्मेशन में NO जब ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये बनाता है। तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेज आपको रहनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लोजन रिएक्शन के लिए ऐसा कर्व मिलता है। जो रिएक्शन एक्सप्लोजन रिएक्शन होते हैं, रेट एंड टाइम में ऐसा कर्व होता है। रेट एंड टेम्परेचर, नॉट टाइम। CO2 का फॉर्मेशन सिग्मॉइड कर्व होता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। तो 1-2 एक्सेप्शन मैंने नहीं बताया, रेट एंड टेम्परेचर में ऐसा कर्व। तो ये सर, ये वाला कौन सा है सर?
कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट Left करके side. CO2 बनाता है, कंबस्टन ऑफ कार्बन Left side, सिग्मोइड left. कर। ये लेफ्ट साइड में side में। एक्सप्लोजन रिएक्शन ठीक है एंड डाइजोटाइजेशन। तो मेरी जस्ट क्लास है, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। नमस्ते तो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये ध्यान दीजिएगा, आप आज ही रिवाइज करिएगा इसको। इस पर Okay, इतने sir. Yes, sir. स्टेटमेंट पूछे गए हैं, जेई एडवांस जबरदस्त स्टेटमेंट पूछता है। ठीक है सर, करेंगे। दिखा Okay, दीजिए thank- लिख ठीक है सर, PDF भेज दीजिएगा सर। PDF भेज देंगे सर, लिख के आराम से। फ्री होऊंगा तब, अभी मैं क्लास अरेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक सर, है नमस्ते सर, सर। ठीक है। थैंक यू ठीक है, ओके, थैंक यू। लीव कर लेंगे। थैंक यू सर।